नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 11 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के डिस्कशन में। देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। पहले पेज के अंदर आपको कल जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट परिणाम आएगा। हमें कोई मतलब नहीं है कि किसका कौन पार्टी जीती कौन पार्टी हारी, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं रखना है। ठीक है, बस आगे चलते हैं। एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर के में। ये जो है हमारे चुनाव आयुक्त जो है, ठीक है, सुनील चंदा, इन्होंने एक बात फिर से छेड़ दिया कि एक वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, एक देश होना चाहिए, एक चुनाव होना चाहिए। अब इनका कहना है कि एक देश और एक चुनाव के लिए हम तो तैयार है, मतलब इलेक्शन कमीशन तैयार है, परंतु यदि वन नेशन वन इलेक्शन आपको करना है, इसके लिए संसद को संविधान में बदलाव की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संसद को संविधान में जो संशोधन करने की जो शक्ति है, विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत आप कर सकते हैं? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक ये है कि वन इलेक्शन करने के लिए चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन आपको संसद में करने की ज़रूरत है संशोधन। चलिए अब हम इस बात को देखते हैं। आपको पता होगा कि बहुत दिन पहले से ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, ये भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि एक नेशन एक इलेक्शन होना चाहिए। अब हम एक पे देते हैं कि क्या क्या बाधा हो सकती है इसके अंदर, क्या सजेशन हो सकता है, इसके पक्ष में क्या तर्क है, ये सारा देखते हैं। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ। बैकग्राउंड बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, ये मेंस के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए। ठीक है, जीएस पेपर 2 का लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, ये विचार पहली बार जो अस्तित्व में आया, ये पहली बार आया 1983 में। 1983 में ये पहली बार प्रस्ताव रखा गया था चुनाव आयोग ने प्रस्तावित किया था इसको। हालांकि 1967 से पहले एक साथ चुनाव होता था। देखिए, हमारा देश आज़ाद कब होता है? 1947 में। हमारे देश में आज़ादी के बाद पहला जो इलेक्शन होता है वो 1991 से लेकर 1992 के बीच में होता है। तब से लेके 67 तक सभी देश का और केंद्र का एक साथ इलेक्शन होता था। ये नहीं है कि ये जो एक साथ चुनाव करने का जो प्रावधान है ये भारत में पहली बार होगा, ऐसा नहीं है। भारत में इससे पहले भी होता था ये चीज़ें। तो इस इलेक्शन को करने का जो पहला इलेक्शन है वो 91 में हुआ था, परंतु ये चला था 57 में, 63 और 67। तो ये 3 टर्म इनमें इलेक्शन हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1968 में ये होता है कि बहुत सारे विधानसभा क्या होता है, समय से पहले ही भग्न हो गया। अब देखिए, समय से पहले यदि भग्न हो गया तो साइकिल तो टूट गया ना। अब मान लीजिए कि बिहार में इलेक्शन हुआ, ठीक है, अब यही चीज़ें इलेक्शन यूपी में समय से पहले खंडित हो गया, तो भैया एक ही चीज़ है कि आपको 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। यदि आपकी सरकार गिर जाती है तो 6 महीने के इलेक्शन कर दिया, लेकिन बिहार में तो 5 साल नहीं पूरा था ना, 5 साल तो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कैसे इलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो ये साइकिल ब्रेक किया गया पहली बार 68 के में, ठीक है, 68 69 में ये चीज़ें ब्रेक हुआ था। तो इस कारण से क्या हुआ था कि वहाँ से हमारा जो इलेक्शन है वो हर राज्य का और लोकसभा का ये अलग अलग होना स्टार्ट हो गया, ये साइकिल चलना स्टार्ट हो गया। 1970 के तहत में आप देख सकते हो, 1973 में इमरजेंसी का टाइम आया था, उस समय भंग हो गई थी। ठीक है, तो समय से पहले भी हमारा जो लोकसभा भी भंग हो चुका है 1973 में, ठीक है, सॉरी 70 के अंदर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि इसके जो एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में क्या क्या तर्क दिया जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लेके जो नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रत्येक राज्य में मतलब जो देश है उसमें आपको एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। इससे क्या होती है कि देश की जो स्थिति है, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो नुकसान होता है उसको बचाया जा सकता है। पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आर्थिक लागत को कम किया जा सकता है। हमारा जब चुनाव होता था तो एक चुनाव में सीधा सीधा बताया गया कि बिहार जो राज्य है उसमें चुनाव के आपको 300 करोड़ रुपये की खर्ची लगी थी, लागत लगा था 300 करोड़। आप समझ सकते हो, तो इतनी बड़ी रकम को कम करने के लिए यदि वन इलेक्शन के तहत ही किया जाएगा तो इस चीज़ों में हम कम किया जा सकता है। उसके बाद सरकारी जो तंत्र है, अब मान लीजिए कि आप देखेंगे कि टीचर जो होते हैं उनको भी इलेक्शन में काम करवाते हैं। अब भैया टीचर को इलेक्शन में ही काम करवाओगे तो पढ़ाएगा कौन? इस बच्चे को तो पढ़ाने के लिए चाहिए। अब टीचर को, किसी टीचर को BLO बना देते हैं। हमारे एक स्टूडेंट है, वो टीचर ही है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में, तो उनको ना 50% से ज़्यादा जो समय होता है ना वो अपनी जो मुख्य है पढ़ाना उसके सिवाय होता है, ठीक है, क्योंकि उनके साथ हमारा टॉक चलता रहता है तो उनके सिवाय होता है, राइट। तो ये सारे चीज़ें क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट को, मतलब और जो कर्मी है उसको लगा दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि चुनाव आयोग का अपना कोई तंत्र नहीं है।
चुनाव आयोग दूसरे तंत्रों को उपयोग करके करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिला में चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, चुनाव आयोग का ये प्रतिनिधि करने वाला डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो चुनाव आयोग ने नहीं ना नियुक्त किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है केंद्रीय जो हमारा योजना है उसको इम्प्लीमेंट करना, वही चीज़ है। उसके बाद है चुनाव के दौरान जो लाने वाली जो मानव जो घंटे होते हैं उसमें लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है चुनाव के लिए। ठीक है, उसके बाद है नीति पक्षधार जो होती है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो आचार संहिता। अभी आचार संहिता का मतलब समझिए, बहुत सारे लोग आचार संहिता का मतलब समझ नहीं पाते एक्चुअली है क्या। एक्चुअली जो चुनाव आयोग है उसका जो आचार संहिता है, ये सिंपल सा आचार संहिता ये होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई भी पार्टी या कोई भी चीज़ें ऐसे काम करे जिससे कि ये ना लगे कि वो मतलब कि वोटरों को लुभाने के लिए कोई काम करता है। मान लीजिए कि यूपी में चुनाव हुआ, ठीक है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। अब बीजेपी की सरकार ने, आपने एक केस देखा होगा कि अभी सरकार ने क्या किया था, राशन बांटी थी, राशन में नमक और रिफाइंड की तेल। तो सरकार ने क्या किया था, नमक और रिफाइंड के तेल पे मोदी जी का सिंबल था और योगी जी का सिंबल था। तो वहाँ पे भी चुनाव आयोग और कोर्ट का द्वारा फैसला दिया गया कि आप इस सिंबल को नहीं छाप सकते, ठीक है, अपना, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन करेगा। तो आचार संहिता का मतलब एक है कि सभी एक आदर्श को फॉलो करें, जो हमारा मापदंड है, फ्रेमवर्क है, उसको फॉलो करें। अब देखिए, अब समय समय पर जब आचार संहिता लगेगा तो सरकार के द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य है, लोक कल्याणकारी जो कार्य है उस पर ब्रेक लग जाएगी, उस पर रोक लग जाएगी। आप कहीं काम पे जाओगे ना तो कर्मचारी बोले अरे अरे अभी आपका कोई काम नहीं होगा, ये चीज़ें तो होगी ही नहीं। अरे भैया क्यों नहीं होगा बताओ मुझे, तो आचार संहिता लगा हुआ है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप वापस आ जाते हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे डेवलपमेंट में भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद प्रशासनिक लागत, हमने क्या बोला कि उसमें क्या होता है कि सारा सेना को तैयार किया जाता है, ठीक है, हमारा जो सीआरपीएफ है, लोकल जो पुलिस होता है उसको लगता है, हमारे जीडीएम है, एसपी है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे सुरक्षा बल सबको तैनात किया जाता है। परिवहन की खर्चा लगती है, तो सारी चीज़ें यहाँ से होती है। उसके बाद है संवेदनशील जो क्षेत्र होता है, ठीक है, संवेदनशील क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चुनाव करवाना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वहाँ पे लगता है कि हमें सुरक्षा के पर्पज़ से ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें वहाँ पे क्या होता है, चुनाव आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पावर लगाया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग की पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि पारदर्शिता लाना। आप पारदर्शिता बनाने की बात की जाती है, तो चुनाव आयोग इसके तर्क में बात करते हैं, राइट। अब हम इसके विपक्ष में बात करते हैं। विपक्ष में पहला जो चीज़ें है वो है कि संघवाद की समस्या आएगी। अब संघवाद की समस्या इस तरह से आएगी, तो देखिए, एक तहत ये होता है कि मान लीजिए कि लोकसभा चल रहा है, ठीक है, और कोई राज्यसभा है। अब समय के साथ यदि किसी विधानसभा को, राज्य के विधानसभा को यदि आप ख़त्म कर देते हो तो उसकी जो शक्ति है वो तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसकी शक्ति को ब्रेक किया जाएगा। तो पहला चीज़ ये हो गया, ठीक है। तो ये भी संघवाद, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारा केंद्र की सूची और राज्य सूची तो अलग है, राइट, तो वहाँ पे वो चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध होगा ये चीज़ें। लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध कैसे होगा, इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन दौरान, ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन के दौरान जो आप क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी मतलब मीन्स डैट कि अब मान सकते हो जैसे ममता बनर्जी टीएमसी में जाओगे तो टीएमसी एक क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। अब आप वहाँ पे जाओगे नॉर्थ के साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी है। उस तरह से आप देख लो कि जब आप बिहार में जाते हो तो राजद टाइप का जो नेता होता है, जेडीयू जो होती है, वो क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। तो उस दौरान जैसे मान लीजिए कि अभी मोदी जी है, ठीक है, अब ये मोदी जी इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा जो नेता है, हमारा जो चुनाव करने वाला जो जनता चुनाव देने जाता है उसको ये नहीं डिफरेंट लगेगा कि कौन सा केंद्र का है, कौन सा राज्य का है लिस्ट, ईवीएम मशीन, वो यहाँ पे भी बीजेपी को दबाएगा, यहाँ पे भी ए को दबाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक को सिंबल को दबा के आएगा। तो एक्चुअली हमारा जो मतलब कि यही आलोचना किया जाता है, इससे क्या होगा कि लोगों को भ्रमित हो जाएगा ना, लोग को पता नहीं चलेगा कि भैया आपके लिए क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है राज्य में अच्छा काम करे, और लोग चाहेंगे कि दूसरा जो पार्टी है वो हम केंद्र में दूसरी पार्टी को लाना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी नुकसान होगी, और कभी भी क्षेत्रीय पार्टी अपनी नुकसान से झेलने के लिए तैयार रहेगी नहीं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें देखिए, नेक्स्ट चीज़ें यह है कि जवाबदेही में कमी होगा। अब देखिए जवाबदेही कमी मतलब क्या होगा, जब 5 साल में इलेक्शन होगा, अब मान लीजिए कि 5 साल में इलेक्शन हो गया, अब नेक्स्ट 5 साल पूरे देश का, पूरा राज्य का अब इलेक्शन होगा। अब कोई भी जो सरकार है ना, ये 5 साल डिक्टेटरशिप की तरह काम करेगा। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है, तानाशाह की तरह काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब तो 5 साल के बाद ही भैया हमें जाना है, अभी तो कुछ है नहीं। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, ओके, अभी यूपी में चुनाव हुआ है,
तो बीजेपी चाहती थी कि मेरा ऐसा नीति आए, हम ऐसा काम करें कि फिर से हमें यूपी में चुनाव जीतने के लिए मौका मिले, राइट। अब बिहार में इलेक्शन आएगा, यहाँ पे इलेक्शन आएगा, तो इससे क्या होगा कि सरकार, मतलब कि राजनीति पार्टी है, सरकार की जवाबदेही बढ़ती है, ठीक है, जवाबदेही में कमी नहीं आता, बढ़ती है। तो ये जो ऐसे यदि 5 साल पे यदि चुनाव होगा, ठीक है, एक साथ किया जाएगा, तो उसमें जवाबदेही में कमी आएगा, राइट। हमने पक्ष में भी देख लिया, विपक्ष में भी देख लिया। चलिए अब हम निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से ये धारणा जो है उसको लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान और अन्य जो कानून है, ठीक है, उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। हमने पहले भी बताया कि इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने का किसके पास अधिकार है? संविधान में संशोधन करने का संसद के पास अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन कर सकता है? 368, ओके, 368, 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ 2 8, ठीक है, 368। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं एक फनी रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद लोकतंत्र और जो संघवाद है उसकी मूल सिद्धांतों पे चोट ना पहुंचे, ऐसे तरह से इस चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि एक राज्य को भी और केंद्र को भी, दोनों को एक समंजस बनना चाहिए और हमारा जो संघवाद है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमारे संघवाद को मजबूती प्रदान रहे। उसके बाद है विधि आयोग ने एक सुझाव दिया था, कभी भी आप अपना आंसर लिखेंगे ना तो चुनाव आयोग हो गया, विधि आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, ARC रिपोर्ट हो गया, सकारिया कमीशन हो गया, इनका रिकमेंडेशन आप जरूर डालें अपने आंसर में। यदि इनका रिकमेंडेशन आप डालते हैं, इनका सुझाव यदि डालते हैं, तो आपकी जो आंसर होती है ना एज होती है, मतलब दूसरे से आपको अलग दिखेगा आपका आंसर। इसके तहत ये बताया गया था, सुझाव दिया गया था कि आम चुनाव से निपटने के लिए, ठीक है, आधार पर राज्यों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए और अगले जो लोकसभा की चुनाव है के साथ राज्यसभा का चुनाव का भी एक दौरान और शेष जो राज्य है उसको भी उसके शामिल 30 महीने के बाद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 30 महीने की बात करते हैं, इसके लेके ये गारंटी देते हैं, राइट। तो ये हमने देखा इसके निष्कर्ष में। अब आपके पास एक मेंस के लिए क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आपको लिख के आना है और लिख के हमें पोस्ट कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी, टेलीग्राम चैनल एक दूसरा वाला है, ठीक है, उसका लिंक मैं अपना मैन टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए आप पोस्ट कर सकते हैं अपना आंसर लिख के, ठीक है। तो वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या देश में एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद को संकट में डालते हैं, ठीक है, एक साथ जो लोकसभा का चुनाव होगा वो संकट में डालेंगे? विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताना है कि क्या लोकसभा का एक साथ, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का देश में एक साथ हम इलेक्शन करेंगे तो लोकसभा, हमारा लोकतंत्र और संघवाद जो है वो संकट में जा सकता है या नहीं जा सकता है, इससे संबंधित, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, बैक टू न्यूज़पेपर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसी पेज के अंदर है कि अब ना रामनाथ जो कोविंद है हमारे राष्ट्रपति, इनका समय आने वाला है, ठीक है, समय आने वाला है मतलब कि इनकी टाइम खत्म होने वाली है, ठीक है, 5 साल, ओके, वो समाप्त होने वाली है। तो अब नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा तो उससे संबंधित बताया जाता है कि NDA जो है उनका राह आसान नहीं होने वाला है। फिर से वही चीज़ें, क्या होगा नहीं होगा, पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना है, हम अब देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित इशू, ठीक है, इस राष्ट्रपति चुनाव में क्या क्या होती है। देखिए, राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसके लिए एक निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉलेजियम इसको कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, ठीक है। इसमें ये जो किस अनुच्छेद के तहत होता है ये आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के 54वां संशोधन से होता है, 54, ठीक है, संविधान के 54वें संशोधन से होता है, राइट। इसका जो चुनाव होता है वो सीधा सीधा जनता के द्वारा नहीं होता है, आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है ये समझिए। अब देखिए, प्रत्यक्ष रूप का मतलब होगा कि जनता ने सीधा चुनाव किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होगा कि हमने जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजा है लोकसभा या विधानसभा में, वो प्रतिनिधि कहाँ पे चुनाव करेंगे? लोकसभा के राष्ट्रपति को वोट देंगे। तो ये हुआ हमारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करना, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से यही एक बात है कि राष्ट्रपति जो अमेरिका के, USA के, उनके राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राज्य के विधानमंडल, उसके बाद UT जो होता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य। अब एक फैक्ट आपको याद रखना है कि हमारे लोकसभा या राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, नामांकित जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। अब क्वेश्चन रेज किया जाएगा वाई, क्यों नहीं डाल सकते? इसलिए नहीं डाल सकते कि एक्चुअली इनको चुनता कौन है भैया, इनको चुनता तो राष्ट्रपति है ना। यदि राष्ट्रपति के खिलाफ करेगा,
आप कभी अपने पापा के खिलाफ बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। तो इसके चुन के तो वही राष्ट्रपति भेजते हैं ना, तो राष्ट्रपति के खिलाफ तो वोट दे ही नहीं सकते, इसलिए उनकी वोट को गिनती नहीं किया जाता, मतलब वो वोट में शामिल नहीं हो सकते। अब देखिए इसमें कौन कौन भाग लेता है, यहाँ पे देखिएगा। एक राज्य के जो हमारे जो राज्य है वो 28 राज्य के, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश अभी 8 है, लेकिन यहाँ पे 3 ही केंद्र शासित प्रदेश क्या है, आज जहाँ पे विधानसभा का प्रावधान है, वही केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव दे सकते हैं जहाँ पे विधानसभा हो। तो कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, पुडुचेरी, उसके बाद एक जेके मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा प्लस राज्यसभा का सदस्य, मतलब निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा सभी में क्या होगा, निर्वाचित सदस्य होगा, इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, राइट, ओके। और इनका जो इलेक्शन होता है, ये जो वोटिंग की जो तकनीक होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम? मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि चार ने नॉमिनेट किया, ए, ठीक है, ए, बी, सी और डी, 4 क्या है, कैंडिडेट है। अब मान लीजिए कि हमने वोट देने गया, एक एमपी वोट देने गएंगे, ठीक है। अब वोट देने जाएंगे तो हमने बताया कि ए जो है वो हमारा पहला पसंद है, ठीक है, दूसरा पसंद सी है, तीसरा पसंद ए है और चौथा पसंद हमारा डी है, ठीक है। अब जो इलेक्शन होगा, ठीक है, जब इलेक्शन की गिनती होगी तो मान लीजिए कि ए जो है, ए को सबसे ज़्यादा वोट मिला, ठीक है, ए को सबसे ज़्यादा वोट मिला, उसके बाद वोट मिला डी को, उसके बाद सी को और उसके बाद बी को, तो बी सबसे लास्ट में आया, तो इनकी जो वोट है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब तक 2-1 नहीं चुने जाएंगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। अब हमने ये जो वोट डाला ना, तो फिर से गिनती होगा। अब जब फिर से गिनती होगा तो पहले सी को हटा दिया जाएगा। अब सी को रेस में हटाएगा तो ये जो एमपी है, एमपी जो ये क्या नाम है, जो भी आप रख लें, ठीक है, एमपी मान लीजिए कि ई, ठीक है, एमपी जो ई है, ये क्या करेंगे, इन्होंने वोट दिया था ए बी को, लेकिन बी तो राउंड से बाहर है, तो इनका दूसरा पसंद कौन है, इनका दूसरा पसंद सी है, तो इनका वोट चला जाएगा सी के पास, राइट, समझ रहे हैं। यदि अब मान लीजिए कि सी भी रेस से खत्म हो जाता है तो फिर इनका वोट किसके पास जाएगा, ये इनका वोट चला जाएगा ए के पास। तो इस तरह से वोट की जो प्रक्रिया होती है ये चलती है राष्ट्रपति का वोट के प्रक्रिया दौरान, ठीक है। तो आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे, जो ट्रांसफर होता है वही है, ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, सिस्टम होता है। तो इसको हमने देखा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है आज के लिए, और मुझे थोड़ा सा कहीं बाहर निकलना है, तो आज हम इसको पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो इसमें जो बचा है वो कल के आर्टिकल में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको हम डिटेल में लेंगे, या फिर हम संडे को आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो इस पेज के अंदर नहीं है, हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल को टिक कर दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे तो एडिटोरियल एक भी पढ़ने लायक आज नहीं है, राइट, क्योंकि ये देखिए डबल इंजन की सरकार, ये हमें ज़रूरत ही नहीं है। 5 राज्यों में जनादेश, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या जो चिंता है सुरक्षा बलों का, ये अमृतसर के लिए ये भी उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये संतुलन का भविष्य, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सारा देखिए सब पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए कोई भी ज़रूरत की नहीं है, ठीक है। तो एक ये ज़रूरत की थी कि कानूनी शिक्षा में लड़कियों को आरक्षण देने की बात की जा रही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अजीत डोभाल जी कहे हैं कि सुरक्षा सहयोग हमारे बढ़ाने की ज़रूरत है। किन देशों के साथ? मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ, मॉरिशस के साथ, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल है, इसमें आज सभी को मैप आप देख लीजिएगा सभी देश का कि किस देश का मैप कहाँ पे है, ओके। और नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी आज नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया, और मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना है इसलिए मैं डिस्कशन को यहीं पे ब्रेक करता हूँ। आप यदि हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपको कमेंट होता है आप कमेंट हमें ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट के वजह से ही हम आगे इसमें रिफॉर्म ले पाएंगे और आगे स्टेप उठा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।